बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 शुरू करना था और चैप्टर नंबर 3 जो है वो इंटरेस्ट रेट्स, अंडरस्टैंडिंग द इंटरेस्ट रेट है। और हम लोगों ने इसमें से लास्ट 2 क्वेश्चंस मिड से पहले पढ़े थे और बाकी सारा चैप्टर जो है इसमें रहता है, आप लोगों को पता है, तो इसलिए उसको शुरू करते हैं। बीएस वालों के लिए ये है सिर्फ ताकि वो एमएससी के बिल्कुल बराबर आ सकें। एमएससी वालों ने ये पहले पढ़ा हो। तो इसमें सबसे पहले ये है कि इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट वैसे हम लोग बताएं तो उसमें हम ये कहते हैं कि एक ऐसी अमाउंट है जो कि लेंडर जो है वो चार्ज करता है और द यूज़ ऑफ एसेट्स एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। यानी इसका मतलब है कि जब किसी ने किसी को कर्ज दिया होता है तो अपनी असल रकम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो लेता है, उसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो केन्स जो है उसने क्या किया है, केन्स ये कहता है कि आप अपनी लिक्विडिटी से जो महरूम होते हैं उससे महरूम होने का जो इनाम है, जो रिवॉर्ड है, वो इंटरेस्ट रेट है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कैश, जब आप अपना कैश किसी को देते हैं तो उसके, ये मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है ये चीज़ इन उसमें फिशर इफेक्ट के अंदर। तो ये वही चीज़ है कि लिक्विडिटी से जब आप महरूम होते हैं तो उसका जो रिवॉर्ड मिलता है आपको, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। समझ गया ना ये बात। तो अब ये है कि जो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमीज़ होती हैं वहाँ पर जो भी डिसीजंस होते हैं वो इंटरेस्ट की बेस पर ही होते हैं, इसलिए इंटरेस्ट रेट को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब किसी ने कंज्यूम करना है, किसी ने सेव करना है, किसी ने बाय करना है घर को, किसी ने बॉन्ड ख़रीदने हैं, किसी ने कोई सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखवाने हैं, तो कोई भी डिसीजन उन्होंने करने हैं, ये सारे जो पर्सनल डिसीजंस हैं ये सारे इंटरेस्ट रेट के ऊपर बेस करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट के ज़्यादा होने पर लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट के कम होने पर लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें लोगों ने इंटरेस्ट रेट को देखते हुए करनी है। इसी तरीके से जो बिजनेसेस और हाउस होल्ड डिसीजंस होते हैं वो भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। वो भी इंटरेस्ट रेट को देखकर ही बैंक से लोन लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर उन्हें नज़र आता है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वो बैंक से लोन कम लेते हैं। तो ये ऐसी इकोनॉमीज़ जहाँ पर सारे मामलात इंटरेस्ट रेट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, वो वहाँ की इकोनॉमीज़ को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट रेट्स। अब आगे चलते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था इंटरेस्ट रेट क्या होता है, और इस पर मज़ीद बड़ी डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने की थी मिड से पहले फिशर इफेक्ट के थ्रू। आपको याद होगा इसमें नॉमिनल फिशर इफेक्ट में हमने कहा था कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज़ इक्वल टू रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन रेट। तो इंटरेस्ट रेट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और एक इन्फ्लेशन रेट होता है। यानी इंटरेस्ट रेट की कंपोजिशन के अंदर एक तो आप जब किसी को अपना पैसा देते हैं तो आप एक लिक्विडिटी से महरूम होते हैं, उसका इनाम चाहते हैं। दूसरा, आपके जो पैसे की वैल्यू कम होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसकी भी कंपनसेशन चाहते हैं। तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपकी लिक्विडिटी कंपनसेशन है, और जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपकी इन्फ्लेशनरी कंपनसेशन है। तो दोनों कंपनसेशंस को ऐड करके आप इंटरेस्ट रेट को फॉर्म करते हैं। ये बातें पहले डिटेल से हुई हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ टाइप्स ऑफ द क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। देखें, क्रेडिट मार्केट किसे कहते हैं। क्रेडिट मार्केट नाम से पता चल रहा है ऐसी मार्केट है जहाँ पर लोन की बात होती है, जहाँ पर आप कर्ज़ा लेते हैं, और तो कर्ज़ा लेते हैं या देते हैं,
अब ये है कि क्रेडिट मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो चार तरह के होते हैं। एक को हम सिंपल लोन कहते हैं, एक को फिक्स पेमेंट लोन कहते हैं, एक को कूपन बॉन्ड कहते हैं, और एक को हम डिस्काउंट बॉन्ड कहते हैं। ये चार काइंड्स हैं क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इनके बारे में अब डिस्कशन करते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया कि क्रेडिट मार्केट वो है जहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट्स की खरीदो फरोख्त होती है। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ये चारों जो हैं ये डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कर्जा, डेट मीन्स कर्जा। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है? वो एक कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होते हैं बाय द इश्यूअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जिसको कर्ज की ज़रूरत होती है वो हमेशा डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करता है, यानी बोरवर। अब मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं कैसे आपसे पैसे ले सकता हूँ? मुझे कोई डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करना पड़ेगा। वो कागज़ का टुकड़ा होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। उस पर भी पहले बात हुई हुई है आपसे। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमने इशू किया, और जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट है, और उसके बदले में आपने मुझे कर्जा दे दिया। आप कौन है? आप हैं लेंडर। तो आप क्या करेंगे? वो कागज़ का टुकड़ा रख लेंगे, तो आप होल्डर बन जाएंगे उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। और मैं हूँ ईश्वर, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बोरवर हूँ, तो वो मैं इशू करूँगा, उसके बदले में आप मुझे पैसे दे देंगे। और इसके साथ साथ उस जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैं इशू करूँगा उस पर कुछ कंडीशंस लिखी होंगी कि हमने ये कब जो है वो पे करना है, और कितना पे करना है, और इंटरेस्ट रेट कब पे करना है। ये सारा उसके अंदर उसकी कंडीशंस में लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल दोबारा से बताऊं कि जो क्रेडिट मार्केट होती है उसके अंदर उसको डेट मार्केट कहते हैं, लोन मार्केट कहते हैं। उसके अंदर क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की सेल एंड परचेज होती है। क्रेडिट मार्केट जो होती है उसके अंदर नॉर्मली चार तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को की खरीदो फरोख्त होती है: सिंपल लोन, फिक्स्ड लोन, और कूपन बॉन्ड, और डिस्काउंट बॉन्ड। लेकिन इन सब को क्या कहते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट कौन इशू करेगा? जिसको पैसों की ज़रूरत होगी उसे हम इशूअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी कहेंगे और बारवर भी कहेंगे। और दूसरी तरफ जो लोग कर्जा देंगे उन्हें लेंडर भी कहेंगे और होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी कहेंगे। समझ गए? तो ये है जी। सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल लोन। तो सिंपल लोन के अंदर क्या होगा? वहाँ पे सिंपल लोन के अंदर सिंपल लोन के अंदर क्या करते हैं? हम तमाम तरह की पेमेंट्स जो हैं वो मैच्योरिटी पे करते हैं। ठीक है, जैसे इधर यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि पेमेंट्स लिखा हुआ है। पेमेंट्स कौन सी होती हैं? पेमेंट्स दो तरह की होती हैं। एक वो पेमेंट होती है जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जो आपने पे करनी होती है, और दूसरी वो होती है जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है। इसलिए टोटल जो पेमेंट्स होती हैं, टोटल पेमेंट्स की इक्वेशन क्या होगी? टोटल पेमेंट्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल पेमेंट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मेक पेमेंट्स, क्योंकि जब भी सिंपल लोन दिया या लिया जाएगा तो उसमें तमाम पेमेंट्स मेच्योरिटी पर होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से समझिए इस बात को कि क्या है, सिंपल लोन के हवाले से बता रहा हूँ कि एक लोन एक जो है ना कर्जा दिया गया, और वो कितना कर्जा था? $100 का। तो $100 तो प्रिंसिपल अमाउंट है जो पे करनी है उन्होंने, प्लस उसमें ये कहा गया कि $10 और पे करने हैं आप। तो $10 जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट होगी। तो टोटल पेमेंट्स कितनी होगी? 100 प्रिंसिपल अमाउंट हो गई और 10 इंटरेस्ट अमाउंट होगी, तो टोटल पेमेंट होगी 110। तो 110 जो होगी ना वो कहाँ पे किए जाएंगे? 110 जो हैं वो 110 जो हैं वो पे किए जाएंगे इन द एंड, मेच्योरिटी। इस पे कोई रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगी। आपने आज मेरे से $100 लिए हैं, तो एक साल बाद मुझे आप डायरेक्टली
सारी पेमेंट कर देंगे, सारी मीन्स दोनों पेमेंट कर देंगे। आप मुझे $100 भी दे देंगे और 10 भी दे देंगे इकट्ठे, यानी 110 मुझे एक ही वक्त देंगे। कब देंगे? जब वो 1 साल का कर्जा था, तो 1 साल जो ही एंड होगा, मेच्योर होगा, वो एट मेच्योरिटी आप मुझे दोनों पेमेंट्स कर देंगे। इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान 1 साल के अंदर आप मुझे कोई पेमेंट नहीं करेंगे। साल जो ही एंड होगा तो सारी पेमेंट्स आपने मुझे मेच्योरिटी पे करनी है। इस तरह के कर्जे को सिंपल लोन कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें। अ सिंपल लोन प्रोवाइड्स द बोरोवर विद एन अमाउंट ऑफ फंड्स, प्रिंसिपल अमाउंट दैट मस्ट बी रीपेड टू द लेंडर एट मेच्योरिटी, जो मेच्योरिटी पे करनी है, अलॉन्ग विद एन एडिशनल अमाउंट यानी इंटरेस्ट जो है। और ये सारी अमाउंट यानी एडिशनल अमाउंट जिसे इंटरेस्ट कहते हैं, और एक्चुअल अमाउंट जो आपने कर्जे के लिए दी थी प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी आपने मेच्योरिटी पे ही पे करनी है। तो ये है सिंपल लोन। अब आ जाइए, दूसरा जो काइंड है क्रेडिट मार्केट का, वो है फिक्स पेमेंट लोन। फिक्स पेमेंट लोन में क्या होता है? इसको फुली अमोर्टाइज्ड लोन भी कहते हैं। फिक्स पेमेंट लोन को फुली अमोर्टाइज्ड लोन भी कहते हैं। फुली अमोर्टाइज्ड का क्या मतलब है? अमोर्टाइज का मतलब है इंस्टॉलमेंट। तो फुली अमोर्टाइज्ड लोन मीन्स कि ये कर्जा मुकम्मल तौर पर इंस्टॉलमेंट में पे होगा, किस्तें बना के दे दी जाएंगी और वो किस्तों में पे होगा। और वो जो किस्त बनेगी वो एक फिक्स्ड होगी, वो आप पे करते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल से बात समझ आएगी कि आपने $1,000 आज कर्जा लिया है और 25 सालों के लिए लिया है कि जी 25 साल के लिए मुझे $1,000 दे दीजिए। तो जिसने कर्जा दिया है उसने क्या किया? उसने आपसे ये कहा कि ठीक है जी, हम आपको $1,000 देते हैं और 25 सालों के लिए देते हैं। आपने $126 हर साल हमें देने हैं। $126। तो $126 क्या बन गया? फिक्स पेमेंट बन गई, जो आपने हर साल देनी है। और इस $126 के अंदर एक्चुअल अमाउंट भी आ जाएगी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट भी, और इंटरेस्ट अमाउंट भी आ जाएगी। यानी बैंक ने $126 जो ले रहे हैं उसमें वो अपना इंटरेस्ट अमाउंट भी शामिल कर ली है और प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल कर ली है। तो आप $126 पहले साल देंगे, $126 दूसरे साल देंगे, और इसी तरह हर साल देते रहेंगे। और 25वें साल जब आप $126 पे करेंगे तो आपका कर्जा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने आपकी इस $126 के अंदर दोनों तरह के अमाउंट्स शामिल हैं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट भी आपकी रिकवर कर ली उन्होंने और इंटरेस्ट अमाउंट भी रिकवर कर ली उसमें। इसलिए इसको कहते हैं फुली अमोर्टाइज्ड लोन, या मुकम्मल तौर पर किस्तों में अदा होने वाला कर्जा, और फिक्स पेमेंट बना के आपने उसको करना शुरू कर दिया। फिक्स पेमेंट उन्होंने दे दिया आपको, जी ये लें जी $126 आपने देने हैं। इसकी डेफिनेशन में देखें, फिक्स पेमेंट लोन प्रोवाइड्स अ बोरोवर with an amount of funds to be repaid with interest by making the fixed regular payments until maturity। ठीक है ना जी? तो आपने रेगुलरली पे करते रहना है, और अनटिल मेच्योरिटी आपने पे करना है। जो ही आप आखिरी किस्त पे करेंगे, यानी इधर इस एग्जांपल के मुताबिक $126 जब आप 25वें साल पे करेंगे तो आपका कर्जा ख़त्म। और इसकी एग्जांपल ऑटो लोन्स हैं और मॉर्गेज हैं। मॉर्गेज जो होते हैं वो ज़मीन के हवाले से जो कर्जे होते हैं उसमें होते हैं, और सिंपल लोन के अंदर जो भी आम कमर्शियल लोन्स होते हैं वो यही होते हैं, सिंपल लोन। तो ये दो काइंड्स हम लोगों ने पढ़ ली। इसमें सारी पेमेंट्स, सिंपल लोन के अंदर सारी पेमेंट्स मैच्योरिटी पर होती हैं। ये जो फिक्स पेमेंट लोन होती हैं इसकी फुली मोर्टाइज लोन होता है। इसमें एक फिक्स पेमेंट यानी एक किस्त बना के दे दी जाती है, जैसे यहाँ पे $126 है, और वो बस आप देते रहते हैं। इसमें दोनों तरह की अमाउंट शामिल होती है। इस $126 में प्रिंसिपल अमाउंट भी कवर हो जाती है उसकी, और इंटरेस्ट अमाउंट भी हो जाती है, और जो ही आप आखिरी किस्त पे करते हैं आपका कर्जा खत्म। चलें जी, तीसरा जो है वो है कोपन बॉन्ड। कोपन बॉन्ड नाम से पता चल रहा है आपको कि ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके साथ कोपन अटैच होते हैं। तो वैसे यहाँ पर कोपन का मतलब है इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट के लिए हम लेते हैं कूपन बॉन्ड। एक्चुअली होता ये था कि जब ये कंप्यूटराइज सिस्टम इतना नहीं था, डिजिटलाइज नहीं था, तो जो रिकॉर्ड होता था वो उसको रखा जाता था। उसमें एक बॉन्ड इशू होता था और बॉन्ड के साथ कुछ परत लगी होती थी, कागज़ लगे होते थे जिसके अंदर, जो कि कूपन जिन्हें कहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक बॉन्ड है, बॉन्ड मींस एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, कर्जा के लिए इशू हुआ है। तो अब उसके साथ अगर वो फर्ज करें 5 साल का बॉन्ड है, तो 5 उसके साथ कूपन अटैच होते थे। 5 मीन्स 5 साल के कूपन अटैच होते थे। पांच पांच परतें लगी होती थी उसके साथ, यानी उस पे यानी पहले साल का परत लगी होती थी, उसमें 12 कूपन अटैच होते थे। हर महीने का कूपन, हर महीने का कूपन। फिर दूसरे साल का पूरे 12 होते थे, फिर तीसरे साल के 12 होते थे, चौथे साल के 12 होते थे, पांचवें साल के 12 होते थे। वो 12 जो है एक सफ़े पे लगे होते थे, छोटे छोटे टुकड़े होते थे। तो उनमें से एक टुकड़ा फाड़ते थे, 1 उस पर लिखा होता था। पहले महीने वो देते थे जाके बैंक को, और वो आपको उसका इंटरेस्ट देते थे। दूसरे महीने फिर वो फाड़ते थे, तीसरे महीने, चौथे महीने, आखिरी महीने वो आखिरी छोटी सी पर्ची रह जाती थी, वो जाकर देते थे। फिर दूसरे साल की पर में से पहला शुरू होता था और 12 तक चलता था। तो वो ये सारे जो कूपन होते थे, ये किस लिए होते थे? ताकि आप सूद ले सकें। तो कूपन का मतलब है कि बॉन्ड के साथ वो कूपन अटैच होते थे, इसलिए उसको कहते थे कूपन बॉन्ड। तो कूपन किस लिए होता था? ताकि इंटरेस्ट लिया जा सके, इसलिए उसको हम कूपन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ से देखिए आप कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले पढ़ते हैं कि एक कूपन बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू $1000 है। $1000 कूपन बॉन्ड है। तो इसके साथ वो कहता है कि $100 का कूपन पेमेंट है और 10 ईयर मेच्योरिटी है। तो इसका मतलब ये है कि आप $100 जो है वो पर ईयर फॉर 10 ईयर्स आप जो है वो लेते रहेंगे वहाँ पे। और जब वो मतलब हर साल आप वो कूपन फाड़ेंगे और $100 का वो कूपन होगा, वो जाके सूद ले आया करेंगे। सूद के लिए कूपन का वर्ड यूज़ हो रहा है। और 10वें साल आपको दोनों पेमेंट मिलेंगी। 10वें साल आपकी असल रकम यानी $1000 भी मिलेगा, और 10वें साल का कूपन देंगे ना जब आप जाके, तो आपको $100 भी मिल जाएंगे उसके अंदर। तो ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे 10वें साल दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको। 10वें साल जो है वो आपको दोनों तरह की पेमेंट्स मिल जाएंगी वहाँ पे। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देखें कि आपने अगर कूपन रेट निकालना है, तो कूपन रेट निकालने का क्या फार्मूला होगा? कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो वो क्या है? आपके सामने है कि यहाँ पर जो हमारा कूपन पेमेंट है वो $100 है। $100 न्यूमरेटर में रखें, और फेस वैल्यू कितनी है? $1000 है। वो आप जो है वो डिनोमिनेटर में रखें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास 10% कूपन रेट आ जाता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब 10% कूपन रेट मीन्स 10% इंटरेस्ट रेट। तो 10% इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके पास आ जाएगी वहाँ पे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है? वो है डिस्काउंट बॉन्ड। देखें, ये तीसरा भी बॉन्ड है और चौथा भी बॉन्ड है। कूपन बॉन्ड के अंदर आपको आपने कर्जा दिया बॉन्ड के वजह से, और आपको सूद मिलता रहेगा, लेकिन मेच्योरिटी पे जाके आपको आपकी असल रकम मिलेगी। बाकी टाइम पीरियड में सिर्फ इंटरेस्ट रेट आपने देना है या लेना है। अगर आपने बॉन्ड को खुद इशू किया है तो आप सूद देंगे, अगर आपने बॉन्ड ख़रीदा है तो आप सूद लेंगे। और आपकी असल रकम जो है वो कब रिसीव होगी? जब मेच्योरिटी आएगी। तो ये बात ज़हन में रखें कि कूपन बॉन्ड में आखिरी जो साल होता है या आखिरी महीना अगर है तो महीना होता है, तो उसमें आपको दो पेमेंट्स मिलती हैं, उस महीने का इंटरेस्ट रेट और असल रकम। और अगर साल में है, सालों में है कर्जा,
तो उस साल का जो है वो इंटरेस्ट रेट और असल रकम। तो यानी आखिरी जो टाइम पीरियड होगा उसमें दो तरह की पेमेंट्स मिलेंगी कूपन बॉन्ड के अंदर। और आखिरी जो काइंड है क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट, वो है डिस्काउंट बॉन्ड। डिस्काउंट बॉन्ड में देखिए आपके पास क्या है। डिस्काउंट बॉन्ड को हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड देखें, इसका मतलब है कि डिस्काउंट बॉन्ड में कोई भी कूपन अटैच नहीं होता है, कोई भी कूपन अटैच नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इसलिए इसको ज़ीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें ये है कि इसमें तमाम पेमेंट्स मेच्योरिटी पे होंगी। ये वही बात है जो आपने यहाँ पर की थी सिंपल लोन के सूरत में। सिंपल लोन में भी तमाम पेमेंट्स, तमाम कौन सी पेमेंट्स होती हैं? प्रिंसिपल पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट, दो ही होती हैं पेमेंट। दोनों पेमेंट्स सिंपल लोन में भी मेच्योरिटी पे होती हैं और डिस्काउंट बॉन्ड में भी तमाम पेमेंट्स मेच्योरिटी पे होती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल उसकी फेस वैल्यू जो है वो $1000 है। फेस वैल्यू, इसको हम एफ कहते हैं। फेस वैल्यू को, फेस वैल्यू को क्या कहेंगे? एफ। तो फेस वैल्यू उसकी $1000 है। और डिस्काउंट बॉन्ड में ये होता है कि वो हमेशा अपनी फेस वैल्यू से कम पर जो है वो बेचा जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, याद करें, ट्रेजरी बिल पहले चैप्टर के अंदर। तो ये डिस्काउंट बॉन्ड जो है उसकी एग्जांपल है। तो आप ने कहा कि जी ये बॉन्ड $1000 का है, लेकिन आपने ख़रीदा कितने का? आपने उसको $900 का ख़रीदा। तो इसकी परचेज प्राइस जो है वो 900 है। तो P यानी परचेज प्राइस मींस P वो है 900 और जो फेस वैल्यू है वो है 1000। तो डिस्काउंट बॉन्ड में हमेशा P जो होती है वो F से कम होती है। तो यहाँ देखें P जो है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 900। तो P इज लेस देन दी F। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट बॉन्ड। अब आपको खरीदते ही पता चल गया कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। कितना हुआ भला? $100 हुआ, क्योंकि उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, यानी जो उसकी फेस वैल्यू है वो कितनी है? वो है $1000। और जो उसकी परचेज प्राइस है वो कितनी है? वो है 900। तो आपको ख़रीदते ही पता चल गया कि जी हमें $100 का डिफरेंस जो आ रहा है वो आपको बेनिफिट मिल रहा है वहाँ पर। तो इसको इसीलिए इसको डिस्काउंट बॉन्ड कहा जाता है। और ट्रेजरी बिल की एग्जांपल मैंने आपको दी है। ट्रेजरी बिल में हमेशा जो उसकी परचेजिंग होती है वो उसकी फेस वैल्यू से कम पे होती है। तो जैसे $1000 की जो है ट्रेजरी बिल हो, तो उसको आपने 800 का ख़रीद लिया तो 200 का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा? बेनिफिट कहलाएगा। तो इसमें ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल डिस्काउंट बॉन्ड है वो आपने 3 माह के लिए वो ख़रीदा। तो 3 माह बाद आप जब जाएंगे तो आपको, आपने ख़रीदा तो $900 का था, लेकिन 3 माह बाद जब आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे 1000। तो जब इसका मतलब है आप उस 1000 में आपका 900 भी शामिल है और ये 100 भी शामिल है। तो तमाम पेमेंट्स आपको मेच्योरिटी पे मिलेंगी, दोनों तरह की पेमेंट्स। सिर्फ आपको वेट करना है वहाँ पे। समझ गए? अच्छा, तो ये यहाँ पर ये टॉपिक जो है ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं हम। वो है प्रेजेंट वैल्यू का टॉपिक। ये वही टॉपिक है जो हम लोग दूसरे चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे, याद कीजिए। और मैंने ये कहा था कि आपसे ये पहले डिस्कस हो चुका है, लेकिन आप मीन्स उसमें तो सारी क्लासेस मौजूद थी, लेकिन आप लोगों ने चूँकि नहीं पढ़ा हुआ था ये, तो अब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे इसमें ये होता है कि आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आपको मैं बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपने आज 100 जो है वो डॉलर या 100 रुपया या डॉलर जो भी कहते हैं, $100 आपने बैंक में जमा कराए हैं। और
आपको एक साल बाद कितने मिल गए? $110। एक साल बाद आपको कितने मिल गए? 110। तो आज जो 100 रुपया है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू जिसे कह रहे हैं वो 100 है, और फ्यूचर में उसी 100 की जो वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू जो है वो 110। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 ने 100 जो है वो एक्चुअली बढ़ के वो कहाँ चला गया है? 110 पे चला गया है। तो इसका मतलब ये 100 से 110 तक का जो सफ़र है उसमें कोई इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व है, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व है जिसकी वजह से 100 जो है 110 पे गया है। तो इस और ये बढ़ रहा है, ये देखें। तो इसलिए, और फर्ज करें कि वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम आर कहते हैं और वो 10%, तो 10% के लिहाज से ये बड़ा है, समझ गए ना? 10% के लिहाज से 110 पे चला गया। तो जब आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखें वैल्यू बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। इसको क्या कहेंगे? कंपाउंडिंग कहेंगे हम। कंपाउंडिंग, कंपाउंड का मतलब होता है बढ़ना, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कंपाउंडिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर जब भी आपसे कहा जाएगा कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें, तो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि कंपाउंडिंग करें। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का मतलब कंपाउंडिंग है। और अगर, और इसमें जो ये आर इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व हो रहा है 10%, इसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कहेंगे। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। दिस इज, वैसे इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग के प्रोसेस के अंदर यही इंटरेस्ट रेट क्या कहलाएगा? कंपाउंड, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कहेंगे इसको। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यानी आज आपने बैंक में 100 रुपये जमा कराया है, तो आपको एक साल बाद अगर 110 मिल रहे हैं, तो उस 100 की साल बाद वैल्यू जो है वो 110। ये दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। लेकिन इस तरह आप दोबारा समझिए, अब आपको कहा जाता है कि नहीं जी, $110 जो आपको एक साल बाद मिलने हैं उसकी आज क्या वैल्यू है? यानी ये ऐसे उलट जा रहे हैं हम लोग, उसकी आज क्या वैल्यू है? $110 जो आपको एक साल बाद मिलने हैं उसकी आज क्या वैल्यू है? तो आप क्या कहेंगे? 100 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू आज कम है। जब कम है तो ये वैल्यू कम होती जा रही है ना, ये देखें 110 से 100 की तरफ आए तो कम होती जा रही है, और जिस रेट से वो कम हो रही है वो भी 10 है, 10% ही है ना वो भी। अब ये जो 10%, वही 10% इस के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब है कम होना। तो जब भी आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो डिस्काउंटिंग होगा। कहाँ, किस से फाइंड करेंगे? फ्यूचर से फाइंड करेंगे, जारी सी बात है। तो फ्यूचर वैल्यू आपको पता होगी और प्रेजेंट आप फाइंड करेंगे, तो ये डिस्काउंटिंग कहलाएगा। और इसके अंदर ये जो इंटरेस्ट रेट होगा 10% वाला, इसको हम क्या कहेंगे भला? इसको जनाब डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट कहेंगे। डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट, ठीक हो गया? दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट। तो दो मैंने चीज़ें समझाई, एक कंपाउंडिंग और एक डिस्काउंटिंग। और कंपाउंडिंग के अंदर जो इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व हो रहा होगा उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कहेंगे। डिस्काउंटिंग के अंदर जो इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व हो रहा होगा उसे हम डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट कहेंगे। तो दो तरह के ये प्रोसेस हैं, और इस दोनों प्रोसेस को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है
कि जो डॉलर आज आपके पास है उसकी वर्थ ज़्यादा है। द डॉलर इन हैंड इज मोर वैल्यूएबल देन द डॉलर यू वुड रिसीव इन फ्यूचर। यानी $1 की, ये तो सिर्फ बता रहा है ना कि 100 ने 110 हो जाना है, लेकिन 110 की वैल्यू नहीं बता रहा। 110 की हो सकता है वैल्यू। वैल्यू क्या होती है भला? वैल्यू ऑफ मनी की बात हो रही है। वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो 100 की आज कितनी गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं और 110 की एक साल बाद कितनी आएंगी, वो वैल्यू कहलाएगी उसकी। तो हो सकता है वैल्यू साल बाद 110 तो आपको मिले, लेकिन उसकी वैल्यू 100 से भी कम हो, यानी वो उतनी चीज़ें ना खरीद सकें जो आज $100 खरीदता है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहती भी यही है कि द डॉलर इन हैंड इज मोर वैल्यूएबल दैट द डॉलर यू वुड रिसीव इन फ्यूचर। तो $1 अगर आपके पास आज है, उसकी वैल्यू वो कहते हैं ज़्यादा है उस डॉलर से जो आपने फ्यूचर में आपको मिलना है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मेरी बात समझ गए? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक कंपाउंडिंग आ जाती है, एक डिस्काउंटिंग आ जाती है। ये बात ज़हन में रखें कि इसमें कंपाउंडिंग का मतलब है बढ़ना। तो देखिए 100 से बढ़कर 110 पे आए, और डिस्काउंटिंग का मतलब होता है गिरना। इसका मतलब आप फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ जाएंगे और प्रेजेंट में जो वैल्यू है वो कम है। और इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व हो रहा है वो वही 10% से वैल्यू कम होते होते 110 से क्या होगी 100, और इधर 10% से वैल्यू बढ़ते 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 110 होगी। तो 100 से 110, 110 से 100। तो दैट इज कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। जो कंपाउंडिंग के अंदर जिस जिस रेट से बढ़ रही होगी उसको कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कहेंगे, और डिस्काउंटिंग के अंदर जिस रेट से वैल्यू कम होते होते 110 से 100 पर आई है वो डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट। तो यही 10% कंपाउंडिंग में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट बन जाएगा, और यही 10% जो है वो डिस्काउंटिंग के अंदर क्या बन जाएगा, आपके पास डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट बन जाएगा। तो अब जो है हम ये टाइम ख़त्म होने वाला है, तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग दोबारा से मैं सेशन ऑन करता हूँ और फिर हम मज़ीद पढ़ते हैं। तो ये टाइम वाइंड अप होने वाला है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला दोबारा से मीटिंग करते हैं 1 मिनट बाद। थैंक यू वेरी मच।